युद्ध का मैदान हो या हॉस्टेज सिचुएशन, हर लड़ाई को जीतने में स्नाइपर्स का रोल सबसे ज्यादा अहम होता है। अगर आपके पास अच्छे स्नाइपर्स हैं तो युद्ध में आपकी आधी जीत लड़ाई शुरू होने से पहले ही हो जाती है। और नो डाउट किसी भी स्नाइपर को दुनिया का बेस्ट स्नाइपर बनाती है उसकी राइफल। अब यूं तो दुनिया में एक से बढ़कर एक स्नाइपर राइफल्स मौजूद हैं, लेकिन जब बात बेस्ट स्नाइपर राइफल की हो तो उसमें AWM का नाम सबसे पहले देशों की सेनाओं के द्वारा भी किया जाता है, जिसमें अमेरिका, रूस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों का नाम शामिल है। आज की इस वीडियो में हम आपको सिंपल 3D एनिमेशन के जरिए AWM के काम करने का तरीका समझाने वाले हैं, ताकि आप ये जान सकें कि क्यों ये राइफल दुनिया भर के स्नाइपर्स की पहली एक्यूरेसी, बैरल क्वालिटी और ऑप्टिक्स कंपैटिबिलिटी, ये कुछ ऐसी खासियतें हैं जो एक स्नाइपर राइफल को बेस्ट इन द वर्ल्ड बनाती है। और ये सारी विशेषताएं हमें AWM के अंदर देखने को मिलती हैं। AWM यानी आर्कटिक वॉरफेयर मैग्नम या फिर AI आर्कटिक वॉरफेयर मैग्नम एक बेहद पॉपुलर स्नाइपर राइफल है, जिसे ब्रिटिश फायर आर्म्स मैन्युफैक्चरर एक्यूरेसी इंटरनेशनल के द्वारा बनाया गया है। AWM की लंबाई 4 फीट 2 इंच है और स्कोप लगाने के बाद इसका वजन 7 किलो के आसपास रहता है। वैसे तो ओरिजिनली इस राइफल को .300 विंचेस्टर मैग्नम कारतूस यानी कार्ट्रिज को फायर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में अपग्रेड करके इसके वेरिएंट्स को .338 लैपुआ मैग्नम के लिए भी बनाया जाने लगा, जो ज्यादा बड़ी और पावरफुल कार्ट्रिज है। AWM को चलाने के लिए शूटर को सबसे पहले मैगजीन को कुछ इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ लाना पड़ता है और उसके बाद बोल्ट लीवर या कहीं इसके हैंडल को ऊपर उठाकर पहले तो पीछे खींचा जाता है और फिर वापस आगे धकेल कर नीचे कर दिया जाता है। इस तरह AWM फायर करने के लिए रेडी हो जाती है। अब जैसे ही शूटर इसके ट्रिगर को दबाता है तो एक तेज आवाज के साथ बुलेट अपने निशाने पर मौजूद ऑब्जेक्ट्स के चीथड़े उड़ा देती है। इसके बाद लीवर को पीछे खींचने वाली ये प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है, जिससे AWM दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाती है। अब बाहर से तो ये पूरा प्रोसेस बड़ा ही सिंपल सा नजर आता है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही तकनीकी प्रक्रिया चल रही होती है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। चलिए आपको इस टेक्निकल प्रोसेस के बारे में विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले बता दें कि AWM राइफल में 5 या 10 राउंड वाली एक मैगजीन इस्तेमाल की जाती है और इस मैगजीन के निचले हिस्से में एक स्प्रिंग लगी हुई होती है। ऊपर की तरफ से मैगजीन का डिजाइन कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि स्प्रिंग के प्रेशर से कारतूस सिर्फ स्लाइड करके ही बाहर निकल सकता है। इसका मतलब यह है कि कार्ट्रिज सीधा ऊपर नहीं निकल सकता। जैसे कि हमने बताया कि इस राइफल को लोड करने के लिए इसके बोल्ट को पीछे खींचकर वापस आगे की तरफ लाया जाता है। जब इस बोल्ट को आगे की तरफ धकेला जाता है तो ये मैगजीन में सबसे ऊपर मौजूद एक कार्ट्रिज को पुश करते हुए उसे चैम्बर में लोड कर देता है। बोल्ट के आगे वाले हिस्से में एक एक्सट्रैक्टर और एक इजेक्टर मौजूद होता है और ये दोनों ही पार्ट्स स्प्रिंग लोडेड होते हैं। इनसे होता यह है कि जब कारतूस को चैम्बर में लोड किया जाता है तो इसका पिछला हिस्सा बोल्ट में लगे एक्सट्रैक्टर में फंस जाता है और साथ ही कार्ट्रिज अपने दबाव से इजेक्टर को उसके स्प्रिंग के विपरीत दबा देता है। कार्ट्रिज लोड होने के बाद जब बोल्ट को नीचे किया जाता है तो ये थोड़ा सा घूमता है और इस घुमाव के साथ बोल्ट के आगे वाले हिस्से में लगे लॉकिंग लग्स इसे राइफल में लॉक कर देते हैं, ताकि फायर करते समय ये अपनी जगह से हिले नहीं। किसी भी दूसरी गन की तरह AWM को भी फायर करने के लिए इसके कारतूस के पिछले हिस्से में मौजूद प्राइमर पर एक तेज चोट मारने की जरूरत होती है और इस काम को करने में जो पुर्जा इस्तेमाल होता है उसे फायरिंग पिन कहा जाता है। ये फायरिंग पिन बोल्ट के अंदर होती है और हर समय मेन स्प्रिंग के दबाव में रहती है, जबकि इसका पिछला छोर कॉकिंग पीस से जुड़ा होता है। राइफल को लोड करने के लिए जब बोल्ट पर लगे हैंडल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाया जाता है तो इसके पिछले हिस्से में बने हुए एक खांचे की वजह से कॉकिंग पीस हल्का सा पीछे खिसक जाता है। अब क्योंकि कॉकिंग पीस फायरिंग पिन से जुड़ा हुआ होता है तो ऐसे में इसके साथ ही फायरिंग पिन भी थोड़ा सा पीछे सरक जाती है और फायरिंग पिन के खिसकने की वजह से मेन स्प्रिंग श्राउड और स्ट्राइकर कॉलर के बीच में कंप्रेस हो जाती है। इतना काम होने के बाद बोल्ट को पीछे की तरफ खींचकर उसे वापस आगे लाते हुए कारतूस को लोड कर दिया जाता है। कारतूस के लोड होने के बाद जब बोल्ट वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है तो उसके साथ ही कॉकिंग पीस शियर में अटक जाता है। इतना कि जब बोल्ट को लॉक करने के लिए हैंडल को वापस नीचे किया जाता है तब भी कॉकिंग पीस शियर में ही अटका रहता है और वापस खांचे में नहीं जा पाता। यही वजह है कि राइफल की इस अवस्था को कॉक्ड पोजीशन कहा जाता है। इस पोजीशन में अगर शियर को नीचे खिसका दिया जाए तो मेन स्प्रिंग को दबाव की वजह से फायरिंग पिन सीधी कारतूस के प्राइमर से जा टकराएगी और ऐसा होते ही राइफल से गोली चल जाएगी। पर यह शियर खुद से नीचे नहीं खिसकता, बल्कि इसे खिसकाने के लिए ट्रिगर का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि AWM राइफल में 2 स्टेज ट्रिगर मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब यह है कि पहली स्टेज में ट्रिगर को दबाने का असर सिर्फ आगे की तरफ लगी हुई स्प्रिंग पर पड़ता है, जिसका शेयर के साथ डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं होता है, जबकि ट्रिगर को दूसरी स्टेज तक ले जाने के लिए शूटर को थोड़ा अधिक दबाव लगाना पड़ता है। जैसे ही ट्रिगर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, इसमें पीछे की तरफ लगी हुई स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है, जो सीधा शेयर के साथ जुड़ी हुई होती है। ऐसा होते ही शेयर नीचे की तरफ झुक जाता है और फायरिंग पिन रिलीज होकर मेन स्प्रिंग की वजह से प्राइमर से जा टकराती है। अब यहाँ आपको बता दें कि प्राइमर में इंपैक्ट सेंसिटिव एक्सप्लोजिव भरा हुआ होता है। ऐसे में फायरिंग पिन से टकराव की वजह से यह तुरंत ही विस्फोट हो जाता है और आगे की तरफ भरे हुए गन पाउडर को इग्नाइट कर देता है। गन पाउडर के जलने की वजह से कारतूस में बहुत सारी गर्म गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं। इन्हीं गैसेस के दबाव से बुलेट आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती है और बैरल के अंदर ट्रैवल करते हुए बेहद तेज रफ्तार से बाहर निकलती है। यही वजह है कि बैरल की लंबाई जितनी ज्यादा होती है, बुलेट उतनी ही ज्यादा तेज रफ्तार से फायर होती है, क्योंकि लंबे बैरल में गैसों को बुलेट पर दबाव बनाने का ज्यादा समय मिलता है। फायर होने के बाद शूटर दोबारा से बोल्ट हैंडल को वापस ऊपर उठाकर पीछे की तरफ खींचता है, जिससे ट्रिगर रीसेट हो जाता है और बुलेट का खाली खोखा बोल्ट में फंसे होने के कारण उसके साथ ही पीछे खींचा चला जाता है।
अब यहाँ क्योंकि इजेक्टर की स्प्रिंग खोखे पर आगे की तरफ दबाव बनाए हुए होती है, ऐसे में जैसे ही खोखे को जगह मिलती है, इजेक्टर एक झटके के साथ खोखे को बाहर निकाल देता है। इसके बाद शूटर जैसे ही बोल्ट को वापस आगे की तरफ लेकर आता है तो इसका अगला हिस्सा मैगजीन में मौजूद दूसरी बुलेट को स्लाइड कराते हुए चैम्बर में लोड कर देता है। इस तरह फिर से वही प्रक्रिया होती है जो पहले राउंड में हुई थी और AWM दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद तीसरा, चौथा और आगे के राउंड बढ़ते चले जाते हैं। AWM को बनाने वाली कंपनी एक्यूरेसी इंटरनेशनल अपनी सभी राइफल्स में 3 पोजीशन सेफ्टी मैकेनिज्म का इस्तेमाल करती है, इसीलिए AWM के अंदर भी हमें यही सेफ्टी मैकेनिज्म देखने को मिलता है। बोल्ट हैंडल के पीछे की तरफ ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, यही AWM का सेफ्टी लीवर है। सेफ्टी लीवर का यूज सिर्फ तभी किया जाता है जब राइफल कॉक्ड पोजीशन में हो। जब सेफ्टी लीवर बिल्कुल पीछे की तरफ होता है तो बोल्ट लॉक हो जाता है, जिसके बाद इसे ऊपर उठाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही कैम जो सेफ्टी लीवर से जुड़ा हुआ होता है वो फायरिंग पिन को भी ब्लॉक कर देता है, यानी अब ट्रिगर दबाने पर भी राइफल फायर नहीं की जा सकती है। इसके अलावा जब सेफ्टी लीवर पीछे की जगह बीच में होता है तब उस स्थिति में बोल्ट तो अनलॉक हो जाता है लेकिन फायरिंग पिन अभी भी ब्लॉक रहती है। मतलब इस पोजीशन में भी AWM से फायर करना पॉसिबल नहीं है। अंत में अगर सेफ्टी लीवर आगे की तरफ होता है तो ऐसे में बोल्ट और फायरिंग पिन दोनों रिलीज हो जाते हैं और अब ट्रिगर दबाते ही राइफल फायर करने के लिए तैयार होती है। तो दोस्तों, ये थी AWM स्नाइपर राइफल के मैकेनिज्म और इससे जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग 3D एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।